आज हम आपके लिए अकाउंटेंसी के कुछ स्पेसिमेन क्वेश्चंस लेके आए, उससे आपको एक ओवरव्यू भी मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो होता था वो कौन से रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर, अपना फंडा सेम प्रैक्टिकल अप्रोच और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी ये आपके क्लास 11-12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है। वेलकम बैक अगेन इन दिस CUET सीरीज प्रोग्राम। लास्ट वाली वीडियो में हमने क्या समझा? हमने समझा कि CUET का पैटर्न क्या होने वाला है एग्जाम का, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हमने देखा, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी देखी। आज हम बात करेंगे डोमेन सब्जेक्ट के डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस पे, डिटेल्ड सिलेबस फॉर कॉमर्स डोमेन। लास्ट वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स कॉमर्स के कौन कौन से रहने वाले हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। बेसिकली ये तीन सब्जेक्ट्स कॉमर्स डोमेन में लेते हैं बच्चे, और आप चाहो तो फिजिकल एजुकेशन या फिर आप जो कोई भी डोमेन लेना चाहे एज पर यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट और एज पर योर कोर्स वो रख सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल आपको फिजिकल एजुकेशन का दे दिया। अब यहाँ हम बात करेंगे डिटेल्ड सिलेबस फॉर कॉमर्स डोमेन। तो सबसे पहला अपने पास आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? एनपीओ एंड पार्टनरशिप, यानी क्लास 11th में ISC वाले बच्चों ने और CBSE वाले बच्चों ने भी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रखा है, यहाँ वो देखने को मिलेगा। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये आपका बेसिकली किस पे फोकस कर रहा है? एनपीओ और पार्टनरशिप पे। अकाउंट्स का पहला सेक्शन। दूसरा है फिर आपका कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, फॉरफीचर, री इशू ऑफ शेयर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने आपको लास्ट वाली क्लास में क्या बताया था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है, जिसमें आपको कॉमन साइज, कंपैरेटिव, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, ये सारी चीजें हैं। तो वही है यहाँ कंपैरेटिव, कॉमन साइज, अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, अब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो है आपकी वो क्लास 11th 12th दोनों में आती है, बट क्या होता है बच्चे कभी कभी उसको एज अ ऑप्शन रखते हैं क्लास 11-12 में, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा उस पर फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर अगर हम बात करें बिजनेस स्टडीज की, अब बिजनेस स्टडीज में क्या है? प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें भी कई सारे चैप्टर्स हैं आपके, नेचर, सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल्स, फेयोल और टेलर के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, पहला सेक्शन हो गया आपका बिजनेस स्टडीज में। दूसरा फिर अगर हम बात करें बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, और यहाँ पे आप देखिए 4 P's देखने को मिलते हैं आपको, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्लास 12th में आपने पढ़ रखा है। ये 4 P's मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएं। फिर उसके बाद क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स की अगर हम फिर बात करें तो इकोनॉमिक्स में माइक्रो, मैक्रो हमने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था, और डिटेल में अगर देखें तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, इक्विलिब्रियम। फिर उसके बाद अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पे देखिएगा नेशनल इनकम है, मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी ये आपके क्लास 11-12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है। फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड करंट चैलेंजेस लाइक रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये सारी चीजों को आप जितने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ तैयार करेंगे, उतना ज्यादा आपका चांसेस बढ़ता है ज्यादा से ज्यादा परसेंटाइल पाने का। सर वो कैसे होगा? अपना फंडा सेम प्रैक्टिकल अप्रोच और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सर सिर्फ कहते हैं करते हैं नहीं बेटा, आज हम आपके लिए अकाउंटेंसी के कुछ स्पेसिमेन क्वेश्चंस लेके आए हैं जो लास्ट ईयर CUET के एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं, और उससे आपको एक ओवरव्यू भी मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको हम स्पेसिमेन क्वेश्चंस। अब देखिए इसमें हम एक क्वेश्चन आपके आगे लेके आए हैं, ये आपके पार्टनरशिप का क्वेश्चन है जो 12th में आपने पढ़ रखी है। क्या पूछ रहा है ये? इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड ऑन अ पार्टनर्स लोन टू द फर्म। पूछ रहा है अगर डीड नहीं है तो
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना % देना चाहिए? सर हमने पढ़ा था 6% के हिसाब से हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देते हैं पार्टनर को, अगर डीड साइलेंट है तो। सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें, when a new partner is admitted and the old partners sacrifice their share, in which ratio is the premium for goodwill brought in by the new partner distributed? याद करो वो पल जब नया पार्टनर आता था, गुडविल लेके आता था, तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो होता था वो कौन से रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे अमंग ओल्ड पार्टनर्स? हम कौन से रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे? सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब जो बच्चे इसको पकड़ पा रहे हैं कि सर इसका आंसर है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट मीन्स आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, कॉन्सेप्ट में आपका पूरा पकड़ है, तभी आप इसे पकड़ पा रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। थर्ड, which of the following is not a capital receipt for a not for profit organization? कैपिटल रिसिट क्या होती है? 3 कॉमन मिस्टेक्स ऑफ बैलेंस शीट वाली जो मेरी वीडियो है उसमें हमने आपको कैपिटल और रेवेन्यू के बारे में डिफरेंशिएशन बताया है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो कैपिटल रिसिट सर वो रिसिट होती है जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट से पैसा अगर कहीं से आना है तो वो आपकी कैपिटल रिसिट है, यानी बार बार वो पैसा नहीं आना है, वो कोई एक बार कोई बड़ा अमाउंट है, एक बार हमें उसे लेना है, एक बार हमें वो अमाउंट मिलना है, कोई ह्यूज अमाउंट है। तो ए आपका है पहले एंडाउमेंट फंड, फिर उसके बाद लेगेसी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, लाइफ मेंबरशिप फीस। अब ये तीनों ही जो हैं वो क्या लग रहे हैं हमें? उनको कैपिटल रिसिट लग रहे हैं, क्योंकि एंडाउमेंट फंड भी एक बार मिलता है, लेगेसी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी एक बार ही मिलती है, तो ये दोनों ही कैपिटल रिसिट हो गया। लाइफ मेंबरशिप फीस आप एक बार लेते हो, बार बार नहीं लेते। तो फोर्थ जो आपका एंट्रेंस फीस बचता है ये आपका कैपिटल रिसिट नहीं है, तो यहां आपका आंसर हो जाएगा डी, बिकॉज उसने क्या पूछा है? नॉट अ कैपिटल रिसिट। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस हमको बार बार मतलब जितनी बार वो आएगा क्लाइंट या कोई भी आपका स्टाफ या कोई भी कस्टमर है, वो जितनी बार आपके प्रीमाइसेस में आएगा, अगर आपने एंट्रेंस फीस जैसी कोई एक छोटी सी नॉमिनल फीस रखी हुई है तो उसे हर बार देनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये एंट्रेंस फीस जो है वो कैपिटल रिसिट नहीं है। देन फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड ऑन द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज। अब फोर्थ क्वेश्चन के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसे सॉल्व करके आपको ये बताना है कि ये कौन से चैप्टर से है और इसका सही आंसर आपको देना है। फिफ्थ, अंडर विच हेडिंग इज प्रपोज्ड डिविडेंड शोन इन द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड का मतलब सर अगर प्रॉफिट होगा तो हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटेंगे या डिविडेंड बांटने का प्रपोज करेंगे, अनाउंस करेंगे। अब सर प्रॉफिट होगा नहीं होगा तो ये तो सर एक कंटिंजेंट वाली चीज हो गई, अनसर्टेन है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, यानी कि नोट्स टू अकाउंट्स में हम इसे शो करने वाले हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इस क्वेश्चन की हम आपको हिंट देंगे, आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी आपकी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो जो आपके डेली रनिंग बिजनेस में कैश के इनफ्लो आउटफ्लो को देखती हैं। इन्वेस्टिंग मतलब वो जो आपका परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड असेट या फिर सेल ऑफ एनी मशीनरी, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप करते हो या वन टाइम जो आपकी सेल होती है, जैसे सेल ऑफ असेट, ठीक है, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ये पार्ट आपका कैश के आउटफ्लो और इनफ्लो को बताता है। फाइनेंसिंग वो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स की जितनी एक्टिविटी होती हैं, जैसे इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सारी चीजें आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आती है। तो अब आपको इसमें सही आंसर बताना है और हमने आंसर आपको बता ही दिया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बताते वक्त मैंने आंसर बोल दिया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इफ अ पार्टनर टेक्स ओवर एन अनरिकॉर्डेड एसेट विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। अब जो मेरे क्लास 12th के बच्चे यहाँ पे हैं
उन्हें समझ में आ जाएगा कि हमने आपको बता रखा है रियलाइजेशन अकाउंट में, याद करिए, सारे असेट्स को और सारी लायबिलिटी को एक घर में हम लेके आ जाते थे। कौन सा अकाउंट होता था हमारा? रियलाइजेशन अकाउंट। अब असेट आएगा तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, असेट जाएगा तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, बिकॉज आपने सारे असेट्स और लायबिलिटी को रियलाइजेशन में लाके क्लोज कर दिया है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को यूज करने की 5 जगह होती है। एसपीआर को यूज करने के 5 आपके पॉइंट्स बताए गए थे कि आप यहां सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को यूज कर सकते हैं। अब यहां ये पूछ रहा है कि उन कौन सी चीजों में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को हम नहीं यूज कर सकते। कैन नॉट बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस? ए, issuing fully paid bonus share, payment of cash dividend, writing of preliminary expenses, buyback of own shares। तो यहां पे ये 3 चीजों के लिए हम एसपीआर का यूज करते हैं। तो आपका इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशियो इन द इवेंट ऑफ पार्टनर्स रिटायरमेंट? अब ये तो मैक्सिमम टाइम आप निकालते थे, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कमेंट सेक्शन में आपको गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों के फॉर्मूलों को बताना है, तो आपका सही आंसर इसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये जितने क्वेश्चंस हम आपको कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं करने के लिए, वो आपको करने से क्या पता पड़ेगा आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने आपसे कहे हैं कि कमेंट सेक्शंस में इसका आपको आंसर करना है, प्लीज इसे जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ 9 क्वेश्चंस जो हम आपके लिए लेके आए थे, ये एक स्पेसिमेन क्वेश्चंस हैं जो आपके सीयूईटी के अकाउंटेंसी डोमेन में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का भी हम आपके लिए लेके आएंगे। उसके बाद फिर डिटेल में हम अकाउंट्स के एक एक चैप्टर को कवर करना स्टार्ट करेंगे विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और प्रैक्टिकल अप्रोच। आज के लिए अब जो कंक्लूजन है आपका इन क्वेश्चन से, और जितना भी हमने इस 2 वीडियो में आपको सीयूईटी के बारे में बताया है, वो कंक्लूजन ये है, आपको किस पे फोकस करना है? स्पीड और एक्यूरेसी पे, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके सीयूईटी के रिजल्ट में 4 चांद लगा सकते हैं। अब सर, स्पीड एंड एक्यूरेसी के 2 आपके जो एलिमेंट हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और प्रैक्टिस, यानी स्पीड एंड एक्यूरेसी आपको कहां से मिलेगी? 2 जगह से मिलेगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से और प्रैक्टिस से। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आप रखोगे तो इससे आपका क्या होगा? ये आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगा। भाई, जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो हम एक्यूरेटली उस आंसर को कर पाएंगे, है ना? तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। प्रैक्टिस आपके परफेक्शन को बढ़ाएगी, यानी कि प्रैक्टिस आपकी स्पीड को बढ़ाएगी। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, और जितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके अंदर होगी उतने आप एक्यूरेट आंसर कर पाओगे। होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, इंफॉर्मेटिव लगा। अगर लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सीयूईटी सीरीज में और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।